अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत, नेपरा और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 24 अक्टूबर को वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है और आवाम पर मुंतकिल किए जाने वाले लाइन लॉसेस और बिजली चोरी वगैरह के जो बोझ हैं इनकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं। क्या बिजली चोरी, दीगर अखराजात जिनमें लाइन लॉसेस शामिल हैं, अवाम से वसूल किए जा रहे हैं? क्या हुकूमत की नाअहली का जो ये बोझ है ये अवाम के कंधों पर डाला जा रहा है? आज हम इस पर बात करेंगे। माफ कीजिएगा। और इजाजुल्लाह को चौधरी शुजात ने इशारा दिया है कि लाल मस्जिद में शहीद होने वाले गाजी अब्दुल रशीद केस में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो गवाही देंगे। उस वक्त परवेज मुशर्रफ का साथ देने वाले आज उनके खिलाफ गवाही देंगे। आज हम इस पर भी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे सऊदी अरब, अफ्रीका, यूरोप और अमरीका में रहने वाले तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की खुशियां हमारी तरफ से मुबारक हों। और अच्छी खबर तो साथ में ये भी है कि वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान ने भी ईद की छुट्टियां 4 कर दी हैं। कहते हैं कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के फैसलों का हमें पीछा करना पड़ा, इसलिए 4 छुट्टियां हैं। भरपूर इंजॉय कीजिए, अपनी फैमिलीज के साथ छुट्टियां मज़ा कीजिए। इसके साथ साथ दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन भी होगी, सारा दिन आप वो भी इंजॉय करते रहेंगे। अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लासा साहब और काई साहब से खबरें लेते हैं। जी काई साहब। शाजिया, एक तो जो आपने आगाज़ में खबर कही, इसी ज़िमन में कुछ बात की है। इससे पहले भी बयान आया था FPCCI के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ुबैर अहमद मलिक साहब, उन्होंने जो आज बातें की हैं वो बड़ी ख़ुद बिजनेस लीडर हैं और पाकिस्तान के चैम्बर्स के जो हैं वो एक बॉडी के हेड करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, इस बिजली की कीमतों में इजाफे से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो केस है ही, लेकिन इस पर बात करेंगे। साथ इसी के साथ जुड़ी हुई खबर है कि नैब जो है उसने भी बताया कि 300 अरब रुपया के जो ड्यूज़ हैं वो पेंडिंग हैं, रहते हैं, वो किसने देने हैं और ये वो भी क्या आवाम की जेब से वसूल किए जाएंगे? ये तो आपकी हम मेन स्टोरी में डिस्कस कर लेंगे। मगर एक खबर जो है अफसोसनाक वो ये है कि 52,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको तनख्वाह नहीं दी गई। ईद के मौके पे हमें याद है हमने उनकी जो स्ट्रगल है उस पर अपनी प्रोग्राम कैसा बनाया था। अब उन्हें रेगुलराइज तो कर दिया गया और चंद हज़ार रुपये के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर ये थोड़े से पैसे अगर हम जो सर्कुलर डेट है उसके लिए तो बहुत कुछ करते हैं तो ये भी कर लेते। और आखिर में वक्त मिला तो थोड़ा सा जिक्र कर देंगे फॉलो अप के तौर पे कि आखिर, क्योंकि ये बहस अब इस मुल्क में भी और भी प्रोग्रामों में मैं देख रहा था कि जो डिफ़ॉल्ट है अमेरिका का, इसका मतलब क्या है और इसको इंटरप्रेट करने की मुख्तलिफ अंदाज में हर कोई इसकी तशरीह कर रहा है। तो हम भी कोशिश करेंगे अपने तय कि ये असल में है क्या। ठीक है, क्लास साहब के पास चलते हैं। जी क्लास साहब, आप क्या बताएंगे? जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज़ हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कल ये वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने नए चेयरमैन नैब को एक टेलीफोन किया है। उनकी क्या गुफ्तगू हुई है नए चेयरमैन नैब से, क्या उनके दरमियान कुछ बातें तय हुई हैं, नहीं तय हुई हैं, वो ज़रा आपके साथ डिटेल ये शेयर करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये चेयरमैन नैब को जो फ़ोन किया, मेरा ख्याल पहले वो ये वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने चेयरमैन नैब को टेलीफोन किया है और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। एक और जो बड़ी स्टोरी है वो आपने देखा होगा कि ये ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त तो दुनिया भर में पहले नीलाम हो चुकी है हमारी। अब जो नया काम किया सियासतदानों ने, कुछ डिटेल मेरे पास बड़ी शॉकिंग किस्म की आई हैं कि जो अब ब्लू पासपोर्ट का जनाजा निकाला गया, जिसे हम सरकारी पासपोर्ट कहते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान का एक ऑफिशियल पासपोर्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के 70-80 ममालिक है जहाँ पे आप वीज़े के बगैर अब जा सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीरों ने, हमारे सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिल के इसका कैसा जनाजा निकाला है और किस तरह की तरामीम की गई हैं कवानीन में अपने बच्चों, फैमिली, वालदैन, अपनी बीवियों को ये अकोमोडेट करने के लिए हज़ारों की तादाद में जो पासपोर्ट्स इन्होंने जारी करवाएं ऑफिशियल, उसके पीछे क्या कहानी है, किस किस कानून में क्या तरमीम की गई, किस किस को क्या फ़ायदा दिया गया है, वो कौन सा वफाकी वज़ीर है जिसने अपने एक कारोबारी ना सिर्फ भाई को दिए हैं बल्कि वो अपनी भाभी, उसके बच्चों को 10 साल के लिए उन्होंने ब्लू पासपोर्ट बना के दिए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक इंट्रीगिंग स्टोरी है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे ग्रीन पासपोर्ट के बाद आपके ब्लू पासपोर्ट का भी जनाजा निकाल दिया पाकिस्तानी सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर। ठीक है क्लास साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काजी साहब, वक्त किस तरह बदल जाता है कि वो लोग जो कल परवेज मुशर्रफ के साथ साथ थे निगोसिएशन करने में, मुज़ाकरात में, आज अपने मफादात के लिए उन्होंने अपनी जो वो स्टेटमेंट्स है बदल दी हैं। आज परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो गवाही देने को क्लास साहब तैयार हो गए हैं गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या अपने मफादात के लिए वो जिसका आप साथ देते हैं उसके खिलाफ भी आप हो सकते हैं? शायद इसको 2-3 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो मकाफात अमल भी कहा जा सकता है
कि जो जनरल साहब ने बोया था उनको उसी का, और जिस तरह के पार्टनर्स थे, जिस तरह के उन पॉलिटिकल बेड फेलोज थे उनके साथ, उनसे यही तवक्को की जा सकती थी। एक तो ये है। दूसरा, कहा जाता है कि सियासत में ये मफादात होते हैं, कोई ज़ाती दोस्तियाँ, कोई ज़ाती तल्लुकात वो नहीं होते। और तीसरा बड़ा मशहूर मकूल है, मेरा ख्याल काजी साहब ने कहना होगा, इससे पहले ही मैं चुरा लूँ, कि वो सियासत के सीने में कोई दिल वगैरह टाइप चीज़, कोई लॉयल्टी, कोई दिल, कोई इस तरह की वैल्यूज़ वगैरह चीज़ कोई नहीं होती। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात कहने वाले कौन हैं। दोनों का कोई ना कोई ये लिंक जाके जनरल ज़ियाउल हक साहब से ज़रूर मिलता है। एक उनके फरजांदे हैं, साहबजादे हैं, और दूसरे अगर आपको याद हो, चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने वो कलम रख लिया था अपने पास, जिससे जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो साहब की डेथ पेनल्टी पे उन्होंने दस्तखत किए थे, वारंट्स पे उन्होंने दस्तखत किए थे। तो ज़रा आप बैकग्राउंड देखें, ज़रा इनके अफिलिएशन देखें, उनके एसोसिएशन देखें, कि अब उन्हें पता चल चुका था कि जनरल ज़िया साहब के दौर में यही कुछ हुआ। जनरल ज़िया ने अपने ही आए, ये काजी साहब को भी इस बारे में ज़्यादा पता होगा, उन्होंने जो ही इक़्तिदार में आए थे और वो जनरल जो उनको लाए थे, इक़्तिदार में लाए थे, सबसे पहले उनको फारग किया था। ऐसे ही जनरल मुशर्रफ को हमने देखा था, जब ये पावर में आए थे, जो इनके करीबी जनरल थे जिन्होंने ग्राउंड पे कू की थी, तो सबसे पहले उनको फारग किया था। और अब इनको पता है कि दे आर द फॉलन, जनरल मुशर्रफ इज़ ए फॉलन मैन, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इस मुल्क में नहीं रही, सियासत में नहीं रही। अब ये अपना फ्यूचर देखेंगे, अपने इंटरेस्ट देखेंगे, वो चाहे ये इजाज़ुल हक साहब हूँ और चाहे ये चौधरी शुजा साहब हूँ। तो इसलिए मैं तो हरगिज़ हैरान नहीं हूँ। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको पता है ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इस पर अगर इन्होंने, अगर ये काम ना करते, अगर चौधरी शुजात और ये इजाज़ुल हक, तो मेरा ख्याल है फिर ये शायद हम अपनी ये ओपिनियन रिवाइज। लेकिन परवेज मुशर्रफ का, मैं कहता हूँ, मैं वजाहत ये कर दूं साहब कि ये जो खबर आई है, ये SFP है, कोई शुहदा फाउंडेशन, वो कह रही है जी कि हमारे साथ जो उन्होंने मुलाकात की है उनसे, उसमें उन्होंने हमें इशारा दिया है। अभी डायरेक्टली नहीं आ रही, लेकिन वो भी ज़ाहिर है एक इदारा है, उन्होंने हमें ये कहा है, तो इस हवाले से हम बात करें। मगर बात आपकी ठीक है खलासा साहब, जब हम सियासतदान आपस में बात, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहता कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। इस सियासत के नाम पे वो कुर्बानियाँ और तारीख पड़ी हुई है कि हम देखते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि ये बर्बादी हमेशा के लिए नहीं है, एक रजायत हमें मिलती है। मगर जो राइज सियासत है आज की, इस राइज सियासत में ये हो गया है कि जनाब ये इसमें कोई मुस्तकिल, ज़रा फ्रेजेस देखें, कॉमन फ्रेजेस, इसमें कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होते। इसको अगर हम सलीस ज़बान में तर्जमा करें तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा खेल, कारोबार, ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा शोबा है कि जिसमें इखलाकियात जो है वो अनका है और एक मॉरल वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता। अहद आते हैं, अहद गिरते हैं तो तस्वुरात गिर जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स गिर जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आज हमारा प्रोग्राम भी है और ये बात अब सामने तशतज़बाम भी हो गई है, अखबार और छप तो पहले ही चुकी है ये, तो अब ये इससे इनकार करते हैं या इकरार करते हैं ये जाके। लेकिन परवेज मुशर्रफ का जी वो जरूर इनकार करें। कल तहकीकाती टीम ने भी उनसे पूछा, वो कहते हैं ना उन्होंने तहरीरी कोई ऑर्डर दिया, ना जुबानी ऑर्डर दिया, ना इस चीज के कोई सबूत है। नहीं, वो तो इनकार कर चुके हैं, मगर ये साहबान कह चुके हैं कि जी बात ये कोई इनफॉर्मल या प्रेस में ये बातें आई हैं कि जी बात हो चुकी थी और बाद में गाजी अब्दुल रशीद साहब ढूंढते रहे कि किधर हैं चौधरी परवेज, चौधरी शुजात, ये मैसेंजर थे, ये मैसेंजर। हाँ। ये बातें होती रही हैं, लेकिन चलें अब ये देखते हैं। और ये वाकई एक बहरहाल एक कहानी तो है, एक इबरत का निशान तो है। जी क्लासा साहब, ये काजी साहब की जो बात है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले तो अभी वो जैसे कह रहे हैं, जो खबर जिसका हवाला हम दे रहे हैं उसमें भी सोर्सेज कोट किए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि एक, लेकिन मेरा ख्याल है जिम्मेदार एक अखबार है जिसमें चीज़ आई है। चौधरी शुजात तो माजी में भी कहते रहे हैं, चौधरी साहब तो माजी में भी कहते रहे जी मैं सेपरेशन के खिलाफ था। इजाज़ुल हक साहब आपको याद होगा एक यहाँ पे एक टेलीविजन के प्रोग्राम में रोना शुरू हो गए थे, और रोना उस वक्त शुरू हो गए थे जब लाल मस्जिद के बाद इम्प्लीकेशन सामने आना शुरू हुई थी और टेररिज्म बढ़ा, बम्बिंग बढ़ी, कुछ लोगों को थ्रेट्स दी गई कि हम आपके खिलाफ हम बदला लेंगे। तो उन्होंने बाकायदा उस पर एक टेलीविजन शो पर बैठ के आंखों से रोए खासी देर तक, आवाम को जज्बाती किया जी मैंने तो मना किया, मैंने फलां किया, मैंने ऐसे किया। एक चीज़ होती है कलेक्टिव, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कबीना की, बाकायदा लॉ है ये यहाँ पे शामिल वफाकी हुकूमत का है कि चाहे वहाँ पे 40 वजीर बैठे हैं, फैसला अगर कैबिनेट करेगी तो 40 के वजीर हो सकता है कि उसमें 30 लोग उससे नहीं इत्तफाक कर रहे वजीर, लेकिन जब फैसला हो जाता है फिर आपको उस फैसले के साथ खड़ा होना पड़ता है। कलेक्टिव आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो लेना पड़ता है। अब चौधरी साहब का ये कहना भी भी करना या उसके बाद इजाज़ुल हक साहब का कहना जी मेरा तो कोई उसमें रोल ही नहीं था, मैं तो बड़ा खिलाफ था, अब ये बात बनती नहीं। अब शेर की तरह खड़े रहे एक ही साइड पे, आप वो कहते हैं ना कि आपने एक बात की है तो उस पर डटे रहेंगे, आपने फैसला किया। शौकत अजीज साहब की कैबिनेट में आप बैठे थे, कैबिनेट से आपने फैसले करवाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ज्यादा आपको इख्तलाफ था तो फौरी तौर पर उस वक्त टाइम था। ये जुलाई की बात कर, जुलाई 2007 की बात करो, मेरा ख्याल 7 या 8 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था 2007 को,
और ये हुकूमत में बैठे रहे हैं 15 नवंबर ये 2007 तक बैठे रहे। बिल्कुल, मुझे ब्रेक लेनी है। क्लास साहब आकर बात करते हैं। आप 5-6 महीने बैठे रहे। सही जी, क्लास साहब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमद है जी। क्लासेस अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, मैं बता रहा था कि अगर इनको एतराज़ था, जो कि थे, मान लेते हैं कि इजाज़ुल हक साहब के भी वैलिड एतराज़ात थे, चौधरी शुजात साहब के भी थे, बिल्कुल होंगे, तो फिर आपको या तो उस वक्त आपको इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे, अपने आप को डिस्टेंस कर लेते जब ये 7 और 8 जुलाई को इनका ऑपरेशन शुरू हुआ। अब 4 महीने 5 महीने कबीना में बैठे रहे हैं। ये 15 नवंबर 2007 को कबीना डिज़ोल्व हो रही है। उस वक्त तो ना आपने इस्तीफ़े दिए, ना रोले डाले। हालांकि आपने ये काम ज़रूर किया था, मुझे याद है इजाज़ुल हक का, कि ये एक टेलीविजन शो में गए थे और वहाँ पे बैठ के रोए थे। इन्होंने कहा कि मैं तो खिलाफ था, बच्चे मारे गए, औरतें मारे गए। ऐसे ही उन शुजात साहब ने भी इस तरह के कोई थोड़े मारे आंसू उन्होंने भी बहाए थे। फेयर इनफ। अब वो उनके खिलाफ जाके केस रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो ये गाजी साहब के बच्चे हैं जी, कि हमारे वालिद साहब को इन्होंने मारा, यहाँ पे हमारी दादी को भी इन्होंने वहाँ पे कत्ल किया। कि फेयर इनफ, उनका हक बनते जाएँ। कोई रियासत का भी रोल बनता है कि वो भी जाके उस पे लाल मस्जिद के एप्लीकेंट है, उन पे ज़रा वो भी लीगल कार्रवाई के लिए कोई थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा दें। वहाँ पे 11 हमारे फौजी भी तो शहीद हुए थे। सही। उनके जो फायर मारे गए थे, जो उनको शहीद किया गया था, वो किस पे ये खून आप लेके जाएंगे? रियासत बिल्कुल चुप करके बैठ गई है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या पीपल्स पार्टी इसलिए चुप करके बैठ गई है क्योंकि मुशर्रफ दौर का वाक़या लिया था, मुशर्रफ जाने और उनका काम जाने। वो जो 11 फौजी शहीद हुए उस ऑपरेशन में और जिनकी हमने लाशें देखी, जिनके बच्चे देखे, बीवियां देखी, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं जानी चाहिए इनके खिलाफ। पीपल्स पार्टी ने भी तो कुछ नहीं किया था। पीपल्स पार्टी ने भी तो कुछ नहीं किया, वो तो नहीं करना था। पीपल्स पार्टी तो बेनजीर भुट्टो का उनका मर्डर हुआ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। जरदारी साहब की आपने तकरीरें 10 सुनी होंगी। एक में फरमाते थे मुझे पता है किसने बीबी को कत्ल किया, फिर तीसरे दिन कहते थे हम कातलों को ढूंढ लेंगे। वो तो कई कहानियां जरदारी साहब सुनाते रहे हैं, और एक दिन एक बात, दूसरे दिन दूसरी बात, और तीसरे दिन बिल्कुल उससे उलट बात करते रहे। वो तो उनका कहा सुना तो वो अपनी जगह। ये तो बड़े सीरियस, बिल्कुल वो कहते काई साहब आपने इसको सही इसको मॉडिफाई किया है। वो कहते थे ना उसका डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। इनका यही है कि गवर्नमेंट ये रिवेंज इन्होंने इस तरीके का लिया है, गवर्नमेंट इज द बेस्ट रिवेंज। कि आपको माल मिल गया है, मताया मिल गया है, आपकी अयाशां हो रही हैं, बीबी ने मरना था मर गया, अब उसका लेगेसी को, पॉलिटिकल लेगेसी को कैश करवाएं, उसके कातलों को कौन ढूंढे या किस तरह की सजाएं दें। एक चीज। दूसरी यहाँ पे यह कि रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है। कल को होगा क्या, आप फिर कहेंगे कि जाएं फलां जगह पे कुछ उसमें इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पे कुछ ट्रबल हो रही है, आप ऑपरेशन करें, आपको फौजी गन उठाने के लिए तैयार होगा। आपके कमांडोज इसमें ये 11 के करीब उसमें मारे गए थे, ये शहीद हुए थे। कल को आप उनको क्या मोटिवेट करेंगे कि आप जाएं ऑपरेशन करें और कल को फिर आप वहाँ पे शहीद भी होंगे और आपका कोई पीछे से वली वारिस भी नहीं होगा। ये गलत ट्रेंड रियासत यहाँ पे मेरा ख्याल कायम करने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ से एप्लीकेशन जा रही है, उनका हक बनता है। मैं फिर कहूँगा गाजी अब्दुल रशीद के बच्चे जाएँ, उनकी फैमिली जाए, वो FIR दर्ज करवाने की रियासत के खिलाफ कोशिश करें, या जो उस वक्त के लोग थे करवाएं, उनका राइट है। लेकिन कुछ रियासत का राइट भी है कि नहीं है, या उसने अपने हाथ खड़े कर दिया जनाब मुशर्रफ साहब ने कि ये जाने मुशर्रफ जाने, क्योंकि मेरी तो मुशर्रफ साहब से जाती दुश्मनी है। उन्होंने मेरे खिलाफ 12 अक्टूबर किया हुआ है, मुझे जेल में डाला हुआ है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं तो रिवेंज नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऊपर सऊदी अरेबिया का प्रेशर है, मेरे ऊपर फलां के प्रेशर है। चले इस तरीके से करते हैं। ये मेरा ख्याल है रियासत और रियासत के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए बड़ा मसला होगा। पर्टिकुलर GHQ को देखना चाहिए कि जो ऑपरेशन उनकी फोर्सेज ने आके किया था, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ऑपरेशन किया था, जो वो फौजी हमारे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनका जो पर्चा है, मुकदमा है, वो किसके खिलाफ होगा या क्यों अब तक नहीं किया गया? मेरा ख्याल है मुझे दोबारा कागजात देखने पड़ेंगे। कुछ जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं, एक दो बड़े अच्छे सगीर चौधरी साहब हैं, उनके जिम्मे लगाते हैं कि जरा डिग आउट तो करें कि क्या उस वक्त लाल मस्जिद के बाद ये रियासत ने कुछ अपने फौजियों को शहीद या उनके मारे जाने के बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी कि नहीं करवाई थी? इसको जरा थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ठीक है यार, रियासत ने भी इग्नोर कर दिया था, छोड़े हमारे 11 बंदे मारे गए हैं, ये किसी के बच्चे थे, किसी के ये बाप था, माँ, तो वो ये उनके बेटे थे, हमारे जो बुरके में जो पकड़े गए थे वो भी तो अब मेरे ख्याल में रिहा और हो गए मेरे ख्याल। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा काश साहब, मैं एक लास्टली कमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पहले भी मैंने एक दो दफा बात की है कि जो हमने मीडिया पे देखा था, जो बार बार हमें पाकिस्तानी सोसाइटी को बताया गया कि लाल मस्जिद में औरतें और बच्चे मारे गए थे, और भाई हमने वहां पे लाइव देखा हुआ है। पाकिस्तान के तमाम ये निजी चैनल्स ने लाइव दिखाया था कि उनको कहा गया था औरतों बच्चों को कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, और औरतें और बच्चे निकल गए थे सारे। और उन्हीं में मौलाना अब्दुल अजीज भी पकड़े गए थे, बच्चे जो निकल रहे थे और ऑन कैमरा पकड़े गए थे, ये पूरी कौम ने देखा है। अच्छा, उसी में हमें बताया
और बल्कि गाजी साहब ने ये कहा था, मुझे याद पड़ता है, जो कि गाजी अब्दुल रशीद साहब ने जब वो टेलीविजन चैनल पे बात कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा कहा था कि मेरी वालदा मुझे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, मैंने तो उन्हें कई दफ़ा कहा है कि आप चली जाएं, ऑपरेशन होने वाला है। सो वो अपनी वालदा को भी भेजना चाहते थे, और भी वहाँ पे जितने लोग थे, बच्चे बच्चे निकल के गए थे। लेकिन हमारी बेईमानी देखे, हमारी डिसऑनेस्टी देखे मीडिया की, कभी हमने ये फुटेज दोबारा नहीं दिखाया। इतने शोज मैंने देखे हैं, लाल मस्जिद ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, कोई वो फुटेज नहीं दिखाता जहां पे औरतें और बच्चे जो हैं लाल मस्जिद से निकल के बाहर जा रहे हैं। वो आज तक मैंने किसी चैनल पे उसके बाद 2007 के बाद पेंट कर दी है, वही आज तक ज़हनों पे नक्श है लोगों के। हमने एक्सप्लॉइट किया है, हमने एक्सप्लॉइट किया, जो ऑपरेशन हुआ यहाँ पे बच्चे मारे गए, औरतें मारे गए, फलां हुए, लेकिन हम काउंटर ये नहीं दिखाते कि रियासत ने बकायदा वहां से बच्चे औरतें निकाले थे। ये फुटेज मेरा ख्याल अभी भी कहाँ पे पड़ा होगा, यूट्यूब पे पड़ा होगा। एक पॉलिसी डिसीजन लिया हर चैनल ने, लेकर उसके बाद हर चैनल ने इसको कभी दिखाया नहीं है। हमने उन पे होते हुए तो दिखाया है, हमने एक ही लाइन पकड़े रखी है, वो देखें जी बच्चे और औरतें मारे गए, फेयर एनफ, बिल्कुल जुल्म हुआ। लेकिन हम ये नहीं दिखाते कि इतनी तादाद में औरतें और बच्चे निकल भी रहे थे वहां से, उनको निकाला गया, सेफ पैसे दिया गया था। उस पर कोई मीडिया बात नहीं करता, कोई एंकर बात नहीं करता। क्यों? वो पॉपुलर बात नहीं है, लोगों में वो बात ज्यादा, उनको आप अब उनको फैक्ट्स नहीं बताना चाहते। ये एक अलहदा, उसका नुकसान क्या हुआ कि पूरे मुल्क में मिलिटेंसी बढ़ी है। आज तक लोग समझते हैं कि वहाँ बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे मारे गए। क्यों? आप वो फुटेज दिखाने को तैयार नहीं है जब वहां से औरतें और बच्चों को निकाला गया था। और मौलाना अब्दुल अजीज साहब उसी ही उसमें कतार में खवातीन के साथ निकलते हैं, बड़ी ब्रेकिंग, ये हम स्टेट ऑफ डिनायल में चले गए। ये स्टेट ऑफ डिनायल है हमारी, हम फुटेज भी नहीं दिखाते। हम सही आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और नेपरा से बिजली की कीमतों के हवाले से कल वज़ीर आज़म ने कहा कि नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे जंगी बुनियादों पर। भले आप जितने मर्जी मनसूबे शुरू कर दें, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी जब तक नहीं रोकेंगे, इतने मनसूबों का आप क्या करें? अच्छा, इसमें मैं चूंकि अपनी स्टोरीज भी इसी के साथ में क्लब कर देता हूँ। एक तो ये कि नैब की तरफ से एक बयान है, नैब का एक ऑफिस जो डिस्कोज में बन चुका है, जो एरियर्स हैं और जो ड्यूज हैं उन्हें निकालने का। और कोई वो जो मैं स्टोरी देख रहा हूँ, इसमें दो फिगर्स आ रही हैं, एक तो 300 अरब रुपए की और एक 170 अरब रुपए की है। इसमें वो पैसे हैं जो हम आप बिल नहीं ले पा रहे। अच्छा, लाइन लॉसेज तो चोरी के और लाइन लॉसेज के, ये चोरी लाइन लॉसेज ये इकट्ठा ही है। हाँ जी। अब उसमें ये है कि जो हाई कोर्ट ने और जो अताब बंदयाल साहब ने इस पर नोटिस किया है या उनको कोर्ट को मूव किया है किसी ने, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल गलत है कि आप जो ये उन लोगों पर डाल दें, और ये डाला जा रहा है। अच्छा, अब ये है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा आसान जो हमारे पास नुस्खा होता है वो ये है कि टैक्स लगाना है तो आम आदमी को लगा दो। अच्छा, बिजली अगर 200-300 अरब रुपए की चोरी हो रही है और वो गैप है तो उधर डाल दो। अच्छा, अगर आपने जो सब्सिडी विदड्रॉ करनी है तो लोगों से विदड्रॉ कर लो। लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये क्या है। इससे पहले अभी कल एक मैं जगह देख रहा था कि पेट्रोल के हवाले से और पेट्रोल की कीमतों के हवाले से OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो जो है ओवर चार्ज कर रही है, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो डबल पैसे ले रही हैं तेल को रिफाइन करने के। कहा जाता है कि नहीं जी वो तो बड़ी बोसीदा और पुरानी हो चुकी हैं, मगर साथ साथ हम उन्हें पैसे दे रहे हैं कि वो उनको अपडेट करें। वो पैसे ले रहे हैं, उसको अपडेट नहीं कर रहे, लिहाजा तेल महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी तो फिर उसका नतीजा क्या कि जी एंड रिजल्ट आएगा कि जनाब आप जो है वो आम आदमी पे डाल दिया। अच्छा, ये तो स्टोरी आ गई नैब की, और नैब ने हमें कहा है कि वो ये पैसे रिकवर करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करेगी। हमने यहाँ से कसूर से एक स्टोरी की थी, लाखों रुपए के एक साबिक MNA, और मैं कह रहा था कि कंफर्म हो जाए तो हम उसका नाम भी दे दें। ये इसमें इंडिविजुअल्स हैं जिनकी लाखों रुपए का जिनके बिल है, सूबाई इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, ये बिल दें और ये अवाम पे ना डालें। मगर इसके साथ में एक और चीज़ भी साथ ही डिस्कस करता हूँ, ये भी स्टोरी थी। और ये ज़ुबैर अहमद मलिक साहब जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं, ये है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यानी तमाम चैम्बर्स के ये हेड हैं। इन्होंने कुछ 2-3 बातें की हैं। इनसे पहले भी बड़े मुझे इंटरेस्टिंग कोई शख्सियत लगते हैं ये कि कारोबारी आदमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मगर वो बात जो कर रहे हैं वो ज़रा काबिल गौर है। उनका ये कहना है कि इस तरीके से हज़ारों इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी पाकिस्तान में अगर आप इस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। फिर उनका कहना है कि कुछ बंद होगी, कुछ जो पहले हमारी इंडस्ट्री हिजरत कर ऑलरेडी कितनी बंद है, कितने यहाँ मूव कर गए और यहाँ से हिजरत कर जाएगी। और फिर उनका ये कहना है कि यहाँ सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जिस तरह आपने इजिप्ट में देखा, लिबिया में देखा, या और जगहों पे आप देख रहे हैं कि ये जो आप वही डाल रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो PMLN है उसकी जाहिर है क्रेडिबिलिटी एक बहुत पुरानी पार्टी है, तो वो जिस तरीके से डिसक्रेडिट इससे होगी वो कैसे है। तो ये अगर आप ऊपर से ठीक नहीं करते, और जो हम बार बार कहते हैं
कि पहले तो आप फोरेंसिक जो है उसका ऑडिट करवाएं कि बिजली कीमत इतनी ज़्यादा महंगी कीमत दुनिया में तो और तो कहीं नहीं महंगी, यहाँ क्यों महंगी है। और फिर बीच में ये जो चोरियां हैं इनको निकाल के अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो देन यू आर रिलीफ दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पोर्ट कासिम और गडानी में 2 नए बिजली घर आप लगाएंगे, नए मंसूबे आप शुरू करें। बिजली घर आप जितने मर्जी लगा दें, लेकिन ये जितनी कीमत पे आप बिजली दे रहे हैं ना, आपकी बिजली बड़ी यहाँ पे फालतू हो जाएगी, वो कोई नहीं खरीदेगा और आम आदमी जो है। तो ये इशू है मेरे ख्याल में। क्लास साहब आपसे इस पर मैं टेक लेना चाहूंगी, ये कह सकते हैं हुकूमत की जो नाअहली का बोझ है वो वाम पर ही डाला जा रहा है। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई ऑनरेबल हमारी अदालतें हैं, जजेज़ हैं और आज़ाद हैं कि ये हमने चीज़ देखी है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका नोटिस लिया था जब इनकी कीमतें बढ़ाई गई थी, तो उन्होंने दोबारा थोड़ा सा वो कहते हैं कान को यहाँ से छोड़ के इधर से पकड़ लिया, दूसरे तरीके से पकड़ के उन्होंने 4 रुपए के करीब उन्होंने दोबारा नोटिफाई कर दिया। किसी ने कोई आवाज़ किसी कोने से नहीं उठी, ना कोई हमें कोई इंसाफ के किसी कटहरे से आवाज़ आती सुनाई दी, ना कोई आवाम ने बात की, ना किसी अखबार ने बात की। सब मुतमईन हो जाए कि यहाँ पे एक नोटिस हुआ, बड़ा उसमें बातें की गई, बड़े उसमें ऑब्जर्वेशन देगी। अल्टीमेटली हुकूमत ने उसी को ये थोड़ा सा मोड़ तोड़ के उन्होंने फिर नाफिज कर दिया और मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा कीमत बढ़ाई जानी है जितनी पे ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। सिंपली उन्होंने कहा जी कि अब अदालत के साथ क्या जिद करनी है, आप फौरी तौर पर इसको वापस ले लें, 2 हिस्सों में कीमतें बढ़ा देंगे हम। अभी हम 4 रुपए बढ़ा देते हैं। फिर मुझे एक बात बताइएगा, ये प्रोसीजर का इशू नहीं था, ये मुझे जरा थोड़ा वजाहत करने दीजिए। आपको प्रोसीजर ठीक नहीं है बिजली की, ये अदालत ने एग्जैक्टली ये काजी साहब आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था जब ये बहुत हाइप बनी हुई थी कि बस अदालतें स्ट्राइक डाउन, मैंने कहा सर प्लीज़ आप उनकी प्रोसीडिंग्स होने अदालतों की, आवाम को गलत एक गोली दे रहा है मीडिया और बड़ा हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ये सिंपली वो करा उसके प्रोसीजर पे उस पर एतराज़ करी अदालत कि आपको नेपरा के जरिए आपको इनकी कीमतें बढ़ानी चाहिए, हुकूमत को खुद नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने प्रोसीजर ठीक कर दिया। उसके बाद अभी हम यही आपने सही वो नोटिस इस चीज पे नहीं था क्लासर साहब की कीमतें क्यों बढ़ाई है, वो कहते हैं बढ़ाए जरूर लेकिन नेपरा के थ्रू बढ़ाए, प्रोसेस पे था। हाँ। वो प्रोसीजर पे था। हम अच्छा हम ये मीडिया भी नहीं समझते, अल्लाह के फजल से मादरत के साथ मैं भी उन्हीं में से हूँ। हम जाते हम वो कहते हैं ना कुरान पाक में है कि हम मत जाओ नमाज के करीब, आगे वाली लाइन हम नहीं पढ़ते कि क्यों ना जाओ। वही हमारा मीडिया काम करता है जब रिपोर्टिंग करने जाता है वहाँ पे या अदालतों में, ये भी अपनी मर्जी का टिकर सुनना चाहते हैं, आगे की गुफ्तगू ये भी नहीं सुनना चाहते कि अदालत क्या कहना चाह रही है, कि हमें किस चीज़ पे एतराज़ है, हमें कीमतों पे एतराज़ है या हमें उसके प्रोसीजर पे एतराज़ है। और जब तक ये बात आके क्लियर होती है, रिपोर्टर्स को समझ में आती है कि अदालत क्या कहना चाह रही होती है, अवाम ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि बस जी कल के बाद हमारी कीमतें वापस होंगी। 3 दिन कीमतें वापस हुई हैं, चौथे दिन फिर नोटिफिकेशन हो गया, सेम ही लाहौर हाई कोर्ट वाले इसके साथ होगा, आप देख लेंगे, जवाब देंगे। फिर वो उसमें 3-4 यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, आपको पता है हर बाजार में बड़े गुरु बैठे हुए हैं जिनको पूरा पता है कि अदालतों को कैसे कहानी डालनी है, मीडिया को कैसे डालनी है, और सारा दिन उनका काम ही ये है। वो एक रिपोर्ट भेज देंगे लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट भी मेरा ख्याल है मुतमिन हो जाएगी, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। क्लास में मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लास में हमें बताएंगे कि ख्वाजा साद रफीक ने नैब के चेयरमैन को टेलीफोन किया, क्या बातचीत हुई, क्या आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासेस साहब, ख्वाजा साद रफीक ने नैब के चेयरमैन को फ़ोन किया, क्या बातचीत हुई, क्या शेयर करेंगे? अच्छा जी, आपको पता है कि 2-3 दिन से हम भी ये फॉलो अप कर रहे हैं स्टोरीज को, ये रेलवे से रिलेटेड जो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो ब्रीफिंग मैंने अटेंड की थी ख्वाजा साद रफीक की, कि जो मैंने कल भी बात की थी, पैशनेट हैं, कुछ करना चाहते हैं, लगता है कि उनको कोई ये फिक्र है कि ये रेलवे है एक उसके लिए आवाम की ये सवारी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए। जो अच्छी चीज़ हुई है, मैं उसकी तरफ आता हूँ, जो फ़ोन वाली उसकी बात है, ख्वाजा साद रफीक ने जो अच्छी बात की है जिसके रिजल्ट हैं फौरी तौर पर, वो ये है कि उन्होंने इनके किराए कम किए। पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया, जैसे अभी काजी साहब भी बात कर रहे थे कि बिजली है इसकी कीमत बढ़ा दो, क्योंकि हल नहीं है, पैसे जनरेट करने पैसे बढ़ाओ। और भी हमने देखा पेट्रोल की आप आके कीमतें बढ़ा दें। इन्होंने आके रेलवे के किराए कम किए जिससे इनके मुसाफिर बढ़ गए और ख़ासी इनकम बढ़ गई है। और लोगों ने मेरा ख्याल है थोड़ा सुख का सांस अगर कहीं से लिया है तो रेलवे को ये क्रेडिट जाता है या ख्वाजा साद रफीक को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आके कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स के मामला बड़े गंभीर हैं, मैं भी तनकीद करता रहता हूँ और करते भी रहेंगे जहाँ पे जैन तक आके उन पर बनेगी, लेकिन ये उनका थोड़ा सा ये क्रेडिट बनता है कि रेलवे को रिवाइव करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं।
मैंने उन पर एक तनकीद की थी। मैंने कहा जी जो आपने, और मैंने कॉलम भी लिखा था दुनिया अखबार में, जिस पे जो अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि वो मीडिया को एंगेज करते हैं, कि वो जहाँ से उनको फील होता है कि मीडिया उन पर कुछ लिख रहा है, उनके हक़ में लिख रहा है, खिलाफ लिख रहा है, कोई तनकीद आ रही है, तो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जो उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मीडिया के साथ एंगेज भी होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़े अच्छे तरीके से देते हैं। तो जब मैंने ये स्टोरीज़ की जिसमें किराए के इंजन की मैंने बात की, वो कल भी हमने इसमें डिस्कस की थी कि अब आप ये हमने किराए के बिजली घरों का हिसाब देख लिया, अब नए किराए के बिजली रेलवे के वो इंजन आने वाले हैं। इससे पहले हमने एक दो और स्टोरीज़ की कि कैसे वो कोरिया से मंगवाने वाले हैं पुराने जो इंजन हैं। उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मेरे साथ एक अच्छी खासी तवील गुफ्तगू की है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही कहते हैं कि रेलवे को हम ये रिवाइव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, इस पर मसाइल हैं, वर्कर्स को मिला रहे हैं, यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी थ्रेट है जिसको वो मानने को तैयार नहीं है ख्वाजा साद रफ़ीक कि ये इसाक डार साहब जो उस IMF के साथ जाके कुछ उनके साथ कमिटमेंट करके हैं कि हम ये रेलवे को कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे। साद रफ़ीक साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा उस दिन साफियों को कि आप इस तरह की गुफ्तगू ना किया करें कि इससे रेलवे का जो वर्कर है, जो मुलाजिम है, वो इससे डिस्करेज होगा। ये उनका कहना था। उनका कोरिया वाले जो हमने इंजन की बात की उस पर भी अपना एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। किराए के हमने कल रेलवे इंजन की बात की, उस पर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तफसील से उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि हमें इससे नुकसान नहीं होने वाला, इससे कुछ हमें बेहतरी हो सकती है और कुछ हमें 4 पैसे भी मिल सकते हैं, रेलवे रिवाइव हो सकता है। तो कल जो उन्होंने फ़ोन किया, मैं उस पर आता हूँ, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेलवे बेहद ये पाकिस्तान में इदारा नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, लेकिन पहले 3-4 इदारे अगर देखे जाएँ पाकिस्तान में, जितने बड़े स्कैंडल्स आए हैं कुछ इदारों के खिलाफ, उसमें रेलवे टॉप पे रहा है। जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से लेके ये पिछली हुकूमत तक हमने देखा है, हर दफ़ा कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल अरबों के हिसाब से आता है। जनाब मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा अभी तक उनके 3 जो उनके बहुत बड़े टॉप के जर्नल से उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं। वहाँ पे रेलवे के हवाले जनरल सईद ज़फ़र हैं, ये जनरल ये काजी साहब हैं, एक वहाँ पे एक और जनरल भट्ट साहब थे, वो अभी तक नैब के केसेज हैं। ऐसे हमने देखा है कि हाजी बिलोर साहब हैं, ये पिछले 10 बिलियन की डील थी चाइना के साथ जो कर रहे थे, उस पर कुछ डल्टी काम हो रहा था। उन्होंने चेयरमैन नैब को कहा है कि सर आप हमारे केसेस को पहले तो प्रायोरिटी के बेस पे लें, आपके पास पेंडिंग पड़े हो। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा दूसरे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेशन करें, कि हम ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं कि किस तरीके से जो रेलवे के अफेयर्स हैं, अगर हम स्क्रैप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोरिया से कोई डील कर रहे हैं, या कहीं से रेलवे इंजन मंगवा रहे हैं, हम खरीद कर रहे हैं, या उनको किराए पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये नैब बताया कि कैसे इन तमाम डील्स को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। सो मेरा ये ख्याल है एक अच्छी बिगिनिंग की उन्होंने कोशिश की है। और मुझे यहाँ तक भी कहा ख्वाजा साद रफ़ीक ने, उन्होंने जब मैंने बात की, एतराज़ किया कि आप जो हैं आप हाजी गुलाम बिलोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 12 रुपए का स्कैंडल है चाइना के साथ। तो उनका कहना था कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हम नैब को भेज रहे हैं, नैब पे साफ ज़रा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नैब इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी उसमें मुलव्वस है उसको फिक्स करे। सो कल मेरा ख्याल है पहले वज़ीर हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं, जिन्होंने बाकायदा नैब चेयरमैन को फ़ोन किया है और उनको कहा है कि एक तो हमारे केसेस को प्रायोरिटाइज़ करें, और दूसरा आप हमारे साथ इन्वॉल्व हों, हमें गाइड करें, हमें ट्रांसपेरेंट करें कि जो हम डील्स कर रहे हैं उनमें कहीं पे कोई किकबैक्स, कहीं पे करप्शन, कहीं पे 2 नंबर नहीं होना चाहिए। और नैब चेयरमैन कमर जमान चौधरी साहब के बारे में पता चला है कि उन्होंने भी उनको अश्योर करवाया है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, और जितने भी 50 मिलियन से ज़्यादा के कंट्रैक्टर ये रेलवे करेगी उसकी एक कॉपी नैब को भेजी जाएगी। आपकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि रेलवे अच्छी डगर पर चलने वाली है। क्लास साहब एक तो मैंने जो क्योंकि कम से कम कोशिश हो रही है, मतलब मुझे लगता है हम स्टोरीज कर रहे हैं साद रफ़ीक, हालांकि मैं क्रिटिक हूं, उन पे स्टोरीज उनके खिलाफ ही की है मैंने 3-4, और मैंने कोई ज़ात से खिलाफ नहीं की, एक जो इश्यूज पे की हैं, लेकिन इवन देन जो मेरी लंबी गुफ्तगू उनसे हुई है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लगता है कि कुछ करना वो चाहते हैं, मुश्किलात जरूर है, वो मानते हैं, सारे इश्यूज भी हैं, लेकिन हम भी तनकीद जारी रखेंगे, वो अपना काम जारी रखेंगे। बिल्कुल क्लास, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कासिम, अमेरिका डिफॉल्ट से कैसे बचने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, ये कल मैं देख रहा था कि शाम को भी ना फिर ये प्रोग्राम हमारे यहाँ भी शामी साहब ने बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया। तो अब ये बचने की कोशिश ये है कि एक डील होने लगी है कि ये 15 फरवरी तक इसको जो है वो डेट सीलिंग बढ़ा देंगे। मगर मैं इसमें ना 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ कि इस हवाले से बड़ी है। कुछ लोग कह रहे थे अमेरिका बर्बाद हो गया है, कुछ कहते हैं ये टेक्निकल डिफॉल्ट है, आखिर है क्या? एक तो मैं ये यानी शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अमेरिका रोज़ाना $3.25 अरब जो है वो बारो करता है, कर्जा लेता है रियासत को चलाने के लिए डेली।
2.7 बिलियन टू बी एग्जैक्ट। अब बात यह है कि जब आप $3.3 बिलियन डेली लेते हैं तो इसका क्या मतलब है सलीस उर्दू में? इसका सलीस उर्दू में मतलब यह है कि आपको $3.3 अरब डेली चाहिए रोजाना डिफॉल्ट से बचने के लिए। एक बात तो ये होगी। कोई इमीडिएट कोई बर्बादी क्या होती है मुल्क जो है वो डज इट फॉल अपार्ट? हमारे यहाँ रोज बाकी हो रहे हैं, यहाँ से कोई ग्लोब से उठा के इसको ले गया, ये वहीं पे है। मगर उसके नतीजे क्या निकलते हैं? उसका नतीजा यह है कि इस वक्त अमेरिका का जो कर्जा है $16.7 ट्रिलियन के करीब जो आ गया है, ये इसमें रोजाना 2.7 बिलियन का इजाफा हो गया। इट इज़ अनसस्टेनेबल। तो ये करते क्या है? ये आज के बुरान को टालने के लिए मुस्तकिल में एक बड़ा बुरान तख्लीक करते हैं और ये हो रहा है अमेरिका में। अब दूसरी जो सबसे अहम लड़ाई है कि अब बात जो होनी है बैठ के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की, वो ये कि जिस तरह क्लासर साहब कहते होते हैं, हु विल फुट द बिल, कि आखिर रियासत के इस बुरान का और रियासत को चलाने के लिए ये काय सब कहते हैं, ये काय सब कहते हैं। आपका मशहूर ज़माना फिक्र है, मैं इसको एंजॉय करता होता हूं। अच्छा, अब ये क्लास साहब उनकी आपस में बहस ये होनी है कि पब्लिक स्पेंडिंग में कट कहां से डालें, क्योंकि 1% अमेरिकन को जिस तरह हम यहां 30 लाख लोगों को टैक्स नहीं लगा सकते जो इंडिया दिया था शुरू में हमारी गवर्नमेंट ने आके, तो गरीब पे टैक्स लगाया, तो वहां भी रिपब्लिक, और इस पे कोई इख्तलाफ भी नहीं है डेमोक्रेट्स का। वो कहते हैं जरा आहिस्ता आहिस्ता ज़िबा करते हैं, ये कहते हैं फौरी तौर पर अटैक करके खत्म। तो ये अमेरिकन रूलिंग क्लास वहां खड़ी है और अमेरिका की मैशत जब $2.7 बिलियन डेली पैदा नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह है कि उसके खर्च, और फिर ये भी मिसाल दी जाती है कि दी गई कि जापान जो है वो $200 बिलियन उसका 200% जीडीपी का उसका लोन हो गया है। तो जापान इज अ बैड एग्जांपल। वो 2 दहाइयों से रिसेशन में है और उसकी कुछ साल में 6 गवर्नमेंट बदल जाती हैं और वो वहाँ पे एक ट्यूमल्ट है और वहाँ लेफ्ट की एक स्विंग हो रही है जिसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा कि कैसे लेफ्ट की पार्टीज पॉपुलर हो रही है। तो अमेरिका में जो है इसके दूरस्थ नताइज होंगे जो हमें जल्दी नजर आएंगे, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू टैक्स द रिच द वे वी आर नॉट रेडी टू टैक्स द रिच। तो आवाम जो है, तो ये इससे सीरियस इशू अमेरिका के लिए, और ये कल इसको अवॉइड कर लेंगे, कल का दिन अवॉइड हो जाएगा, मगर फरवरी कितना दूर है। सही जी। क्लास अब कुछ कहना चाहेंगे, आगे बढ़े? मेरा ख्याल आगे बढ़े क्योंकि बड़ी अहम स्टोरी मेरे पास, ब्लू पासपोर्ट का जनाजा निकाला गया है। हर कोई रखना चाहेगा। हर कोई नहीं रख सकता, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये किसी का बाप वजीर होना चाहिए, किसी का बाप कोई जज होना चाहिए, उसके बाद फौज का कोई एक बहुत बड़ा ओहदेदार होना चाहिए, या एमएनए होना चाहिए, एमपीए होना चाहिए। वो बड़ी एक इंतहाई दर्दनाक स्टोरी है मेरा ख्याल है। ग्रीन पासपोर्ट की ये शाजिया पहले इज्जत ही नहीं थी पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो मतलब है ये कोई, जब भी हम किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के सामने निकालते हैं, हमें अलहदा कर लिया जाता है कि चोर आ गए हैं, डाकू आ गए हैं, दहशतगर्द आ गए हैं, इनको तो अलहदा करना पहले। वो तो चलो हमारे साथ जो होता है सो जो होता रहेगा, फेयर इनफ। आप ब्लू पासपोर्ट का जो जनाजा निकाला है पाकिस्तान की यहाँ पे हमारी रूलिंग एलीट ने, वो बड़ा इंतशाकिंग है। और ऐसे लोगों को पासपोर्ट को इन्होंने ये कानूनी तौर पर उसको हक दे दिया है कि बंदे को समझ नहीं आती कि फिर आम पासपोर्ट में और ब्लू पासपोर्ट में क्या फर्क रह जाता है। अच्छा, एक वजाहत करने से पहले कि आप आगे चलें, ब्लू पासपोर्ट तो सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, सरकारी मुलाजिम के लिए होता है। एब्सोल्युटली जितने मतलब सर्विंग हैं उनको एंटाइटल है, प्रोवाइडेड वो किसी बाहर फॉरेन ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, किसी को विजिट पे जा रहे हैं, डेलीगेशन के साथ उनका हक बनता है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ये ममालिक ऐसे 70 से ज्यादा हैं जिनके साथ पाकिस्तान के बाकायदा उनके एग्रीमेंट्स हैं कि उनके अराइवल पे उनको वीजा या उनको वहां पे एंट्री मिल जाती है। वीजे की जरूरत नहीं, इसका ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का ये सबसे बड़ा फायदा है, कोई पूछगछ नहीं होती, आपको जाने देते हैं, इसलिए हर कोई रखना चाहता है। अब इसको इन्होंने मिस यूज कैसे किया, वो बड़ी खौफनाक चीज है काजी साहब। और जिससे लगता है ब्लू पासपोर्ट जो रख रहे हैं लोग, इनका भी वही हशर होने वाला है जो आप और मेरे जैसे ग्रीन पासपोर्ट्स का होता है। इन्होंने 2006 में आखिरी दफ़ा यहाँ पे ये शौकत अजीज़ साहब ने एक पॉलिसी बनी, मैनुअल कहते हैं, ये पासपोर्ट मैनुअल कहते हैं कि किस किस को पासपोर्ट ग्रीन, ये सारी जो ब्लू पासपोर्ट इशू हो सकते हैं 2006 में। उसके बाद जब रहमान मलिक साहब आए हैं, उन्होंने वो हशर किया है इस पॉलिसी का, वो हशर किया कि मैं आपको ये चंद उसमें से चीज़ें बताता हूँ कि इसके साथ काम क्या किया। पिछले 5 सालों में उन्होंने 13 के करीब यहाँ तरामीम इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उन्होंने अमेंडमेंट्स करवाई हैं कि किन किन लोगों को फ़ायदा देना। सबसे पहले तो रहमान मलिक साहब ने अपनी फैमिली, अपने बच्चों बीवियों के लिए ताहयात, चाहे वो रिटायर हो जाएं, एक्स मिनिस्टर हो जाएं, ताहयात पासपोर्ट वो खुद भी रखेंगे, ये ब्लू पासपोर्ट, उनकी बीवी भी रखेगी, उनके बच्चे भी रखेंगे, और जिनको वो कहेंगे कि इनको तो उनको भी मिलेंगे और ताहयात के लिए होंगे, ये उनको भी होंगे। इसके बाद सेक्रेटरी दाखिला साहब बैठे थे। अब सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हजूर अगर इंटीरियर मिनिस्टर ले रहा है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो मसूफ ने भी अपने लिए तरमीम करवा ली, ये सेक्रेटरी दाखिला साहब ने, उनको भी उनको भी ताहयात जो है उनको भी पासपोर्ट ब्लू मिलेगा, चाहे रिटायर हो जाएं, उनकी बीवी को भी मिलेगा, उनके 28 साल तक की उम्र तक के बच्चों को भी मिलेगा। ज़रा अंदाज़ा करते हैं।
इसके बाद एक और तरमीम की कि नहीं यार ये काफ़ी नहीं है ये काम। ये जो काबीना थी उनकी शौकत अजीज़ साहब की, उन्होंने फरमाया कि हम तो जा रहे हैं, इन्होंने ये नवंबर में जाना था और 15 सितंबर को इन्होंने एक और तरमीम डाल दी कि जितने फेडरल मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी ये पासपोर्ट दिए जाएंगे, ब्लू पासपोर्ट, और चाहे घरों को चले जाएं, उनकी बीवी बच्चों को भी मिलेंगे, वो भी लेंगे पासपोर्ट। ये हो गया। इसके पास इस वक्त जो एक इन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, आपके जजेस जो हैं रिटायर हो जाएं उनको भी मिलेंगे और उनके बीवी बच्चों को मिलेंगे, आपके फौजी रिटायर हो जाएं उनके बीवी बच्चों को, और बीवी बच्चों से मुराद मेरे के 28 साल की उम्र तक। इवन पेरेंट्स, काजी साहब जो वालदैन हैं इन अफसरों के, इन वजीरों के, वालदैन को भी ब्लू पासपोर्ट दे दिए गए। सरकारी मुलाजिमीन के अलावा भी इन्होंने अपने लोगों को नवाजा है। सरकारी मुलाजिमीन नहीं भी हो, अगर बेटा है या बाप है वो तो सरकारी मुलाजिम नहीं है ना। हाँ। अगर उनको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। रिश्तेदारों को मुझे जो इसमें सबसे वो रिश्तेदार आ गए ना, जब आप अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, अपने 28 साल के बेटे बेटी के लिए पासपोर्ट ले रहे हैं, ताहयात ले रहे हैं, ये मराद का कोई ऐसा घोरक धंधा है काजी साहब। मैं तो इतनी डिटेल है इसमें कि मैं इस वक्त जब हम कहते हैं ना ये क्या है तो कहते हैं ये जमहूरियत का हुस्न है और इनका जो मुहासबा है वो अगले इलेक्शन में 2 नंबर स्याही के साथ हो जाएगा। देखे ना, ये देखें क्या सफाकाना मजाक करते हैं। जब हम इसे ये पूछते हैं तो कहते हैं अगले इलेक्शन में हो जाएगा। और मैं जाते जाते ये एक बात जारी रखिएगा कि ब्लू पासपोर्ट हर आदमी को मिलेंगे। 52,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स आज ईद तनख्वाह के बगैर कर रही हैं। 500 अरब रुपया हम दे देंगे जाके, वो जो जी बड़ा जरूरी है सर्कुलर डेट, और इनको नवाज देंगे। और ये गरीब जो ये है, हम अपनी सेहत के साथ क्या करते हैं और हाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द कॉमन इन्होंने। और अभी जो खबरें मेरे पास आ रही, मैं डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, फिर बात करूंगा, नाम नहीं ले रहा। एक एक्स यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर थे, उन मसूफ ने उनके भाई लंदन में कारोबार करते हैं, उनको भी दिए हैं ब्लू पासपोर्ट दिया। जो लंदन में कारोबार करते हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिया है, अपनी भाभी को भी दिया है, उनके अपने भतीजों को भी दिया है, और 10 साल का लगा के दिया है ब्लू पासपोर्ट कि हजूर ये रखें, मैं रहूं ना रहूं, आप अपने पास ब्लू पासपोर्ट रखें। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी जो है ना रहमान मलिक साहब, इनका एहतसाब अगले इलेक्शन में हो जाएगा। अदालतें बंद कर दें, अदालतों को फर्क करके घरों में भेज दें। ये टीवी पे बैठ के इनके मिनिस्टर ये कहते हैं, टीवी पे बैठ के इनके मिनिस्टर ये कहते हैं अवाम हमारा एहतसाब कर लेंगे। जिस तरह जियाउल हक कहते थे जी मैं तो अल्लाह को जवाब दे हूं, इस तरह की ये कहानी है। और जो काजी साहब कभी सोच सकते हैं कि चलो एक गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विंग जा रहा है, वो जाना चाहिए, अभी 2 साल के लिए उसको पासपोर्ट दे दें, 3 साल के लिए दे दें। ये कहां पे रूल आपने बना लिया कि मेरी, उसके बाद उसके बीवी को भी मिलेगा, उसके बच्चों को 28 साल की उम्र तक मिलेगा, उसकी बेटी को भी मिलेगा, वो 28 साल तक मिलेगा, या फिर उसके बाद वो करेंगे कि मेरे वालिदैन को भी मिलना चाहिए। पासपोर्ट आपने बेचे, अब आप ब्लू पासपोर्ट भेज रहे हैं। एक बात अप्रिशिएट करें कि ये वेलफेयर स्टेट है 0.1% लोगों के लिए, और ऐसी वेलफेयर स्टेट कहीं नहीं है दुनिया में किसी रूलिंग क्लास के लिए। बंदर बांड का और काजी साहब ये जो इसीलिए चौधरी निसार अली खान साहब जो कहते हैं ना 2000 लोगों को पासपोर्ट कैंसिल किए, नाम बता दियो तो लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये कवर अप करते हैं एक दूसरे को। बताए ना चौधरी साहब, वो लिस्ट रिलीज करें कि वो कौन 2000 बंदा है जो नाअहल था, जिसको नहीं मिल सकते थे पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, उनको कैसे दिए गए। ये लेकिन नहीं देंगे, ये चौधरी निसार अली खान साहब लिस्ट नहीं देंगे, ये कवर अप है। क्योंकि मुझे ये पता चला कि जो काम रहमान मलिक साहब के दौर में हो रहा था, ये कैंसिल करेंगे तो ये लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। इनको भी है ना, मतलब चौधरी निसार अली खान साहब ना लेना चाहें तो अलहदा बात है, क्योंकि चौधरी साहब के अपने बच्चे जो हैं वो अमेरिकन शहरी हैं, वो नहीं लेना चाहे, उनके बच्चे नहीं लेना चाहते, फैमिली पासपोर्ट नहीं लेना चाहते, ब्लू दैट से डिफरेंट स्टोरी। हालांकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की जो बहू थी वो बरतानवी शहरी थी, उसको भी ब्लू पासपोर्ट दिया गया है। तो खुदा का खौफ करें आप। अब जिस तरह का आपने ग्रीन पासपोर्ट का हशर किया है, अफगानियों को दिए, बर्मीज को दिए, दुनिया जहां में हमारा मजाक बनता है, अब आपने ब्लू पासपोर्ट के साथ ये हशर कर दिया है। 2000 से ज्यादा गैर कानूनी को हुए। अच्छा, इसके अलावा मैं किसी दिन वो लेके आऊंगा कि कैसे इन्होंने वीजे लगवाए हैं वहां से, सियासतदानों ने और उनकी औलादों ने, ये फॉरेन ऑफिस से इन्होंने कैसे यूरोप के लिए वीजे लगवाए हैं। ये तो मुल्क काजी साहब बना ही नहीं लोगों के लिए। बिल्कुल ये तो वेलफेयर स्टेट है फॉर क्वाइट अ फ्यू पीपल। और ताहयात हैं, ताहयात पासपोर्ट रखेंगे, सरकारी पासपोर्ट। सर कैसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, जाते जाते आपको ईद की खुशियाँ एक बार फिर से मुबारक। हमारी खबर ये है कि टीम की आपसे मुलाकात होगी जुमे वाले दिन, ईद का 3रा रोज़ होगा। प्रोग्राम में आप हमें इजाज़त दीजिए और फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।